भारत में वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी शादी के मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देते ही हैं। कभी गहने, कपड़े, मोबाइल, इसके अलावा दूसरी महंगे गिफ्ट सामान भी दिए जाते रहे हैं। लेकिन आपने कभी शादी समारोह में किसी को गन गिफ्ट करते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा हो रहा है कि एक आदमी को शादी के तोहफे में बंदूक मिली है, वो भी AK-47। क्या ऐसा हो सकता है भला? कबूल है, कबूल है, कबूल है। शादी का नया तोहफा AK-47। दूल्हे को लिफाफे की जगह मिला AK-47 का तोहफा। शगुन के लिफाफे, शो पीस या तरह तरह की चीजें तो जैसे अब पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब शादी समारोह में तोहफे की जगह AK-47 ने ले ली है। इसका जीता जागता सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टेज पर दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं। तभी वहां एक महिला आकर दोनों को शादी की बधाई देती है, फिर इशारे से तोहफा मंगवाती है। तोहफा भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि खतरनाक गन AK-47। गन देते समय बकायदा तस्वीरें खींची जाती हैं। और तो और लोग शोर मचाकर हौसला अफजाई भी करते हैं, जो कि हैरान करने वाली बात है। इसीलिए लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। बाप रे, शादी में AK-47, ये कैसी बात हुई भला? ये तो कितना खतरनाक तोहफा है। भला ऐसा तोहफा देता है कोई? बात तो सही है, कोई इतना खतरनाक तोहफा किसी को कैसे दे सकता है भला? कोई छोटी मोटी चीज भी नहीं है, एक पूरी की पूरी बंदूक, वो भी खुलेआम। शादी ब्याह में उत्साहित होकर गोलियां चलाने के वीडियो तो कई बार सामने आए हैं, लेकिन ऐसा वीडियो जिसमें बंदूक ही तोहफे में दी जा रही हो, ये पहली बार देखा है। आखिर ये वीडियो कहां का है? एक और बात, भारत में AK-47 कोई खरीद बेच भी सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली AK-47 हो? पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि AK-47 भारत में सेना और पुलिस के अलावा कोई नहीं खरीद सकता। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस हो वो भी नहीं। तो फिर आखिर ये गन तोहफे में देने के लिए कैसे खरीदी गई? हमने वीडियो की पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर ही ये वीडियो एक ट्वीट के साथ मिला, जिसमें लिखा गया है, शर्मनाक, ये पाकिस्तान के फर्जी धार्मिक लोग शादियों में हथियार देते हैं। गलत कामों को यहीं से बढ़ावा मिलता है। चूंकि ट्वीट में पाकिस्तान का जिक्र है, तो हमने अपनी पड़ताल को पाकिस्तान की तरफ मोड़ा, जहां पर AK-47 खुलेआम बिकती है। जैसे हम और आप किराने की दुकान में जाते हैं, वैसे ही वहां लोग बंदूक खरीदने राइफलों के बाजार में जाते हैं। असली गन हो या लोकल बनी हुई, यहाँ हर तरह की बंदूकें मिलती हैं। बकायदा बाजार सस्ता है, और तो और इसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होती। फोर्ब्स पत्रिका में छपे साल 2017 के डाटा के मुताबिक AK-47 की कीमत पाकिस्तान में लगभग 3 लाख रुपए है। पड़ताल के दौरान ही हमें न्यूज 18 का एक आर्टिकल भी मिला, जिसमें वीडियो की सारी हकीकत बयां की गई है। ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में रहने वाले आदिल एहसान ने पोस्ट किया है, जो खुद पेशे से टीवी पत्रकार हैं। वीडियो के बारे में बताते हुए लिखा गया है कि दूल्हे का नाम रेहान है।
जिसे उसकी सास ने AK-47 तोहफे में दी है। वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं उससे पता चलता है कि शादी में आए लोगों के लिए तोहफे में बंदूक देना किसी गौरव वाली बात से कम नहीं। इसीलिए वो दूल्हे को बार बार बंदूक कैमरे में दिखाने को कह रहे हैं। पाकिस्तान में हथियारों का लेन देन बहुत ही आम बात है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भद्द पिटवा चुकाने के बाद भी कश्मीर मुद्दे का राग अलापना नहीं छोड़ता है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पास किया है, जिसको भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल 27 से 29 नवंबर को नाइजर के नियामी में हुई OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में जम्मू कश्मीर की नीतियों को लेकर भारत का जिक्र हुआ था, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत से जुड़े आंतरिक मामले में OIC का कोई अधिकार नहीं। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला और भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफसोसजनक है कि OIC एक खास देश को अपने इस्तेमाल की इजाजत देता है जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है और जिसका रिकॉर्ड धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यक के मामले में खराब रहा है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में PM बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग पर पिछले कई महीनों से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर यरूशलेम में PM के आवास के बाहर जमा हुए लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इसीलिए प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके, जिसके बाद उन लोगों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की। हालांकि तब तक पुलिस भी एक्शन में आ चुकी थी। उसने पहले तो मजबूती के साथ बैरिकेडिंग की हिफाजत की और जो लोग फिर भी नहीं माने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शन में शामिल लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल दिखा। हाथों में झंडे और बैनर पकड़े ये लोग नेतन्याहू के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारी तो सड़क पर ही बैठ गए, जबकि कुछ लोग नकली पनडुब्बी लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग करने लगे। ये इसलिए किया गया क्योंकि PM पर पनडुब्बी घोटाले का आरोप लगा है। हालांकि शांति से चल रहा विरोध प्रदर्शन थोड़ी ही देर बाद हंगामे में बदल गया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड के नैनीताल में देर रात एक घर में आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई। हालांकि 2 लोगों को बचा लिया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि रात 2 बजे अचानक घर में आग लग गई। आनन फानन में लोगों को निकाला गया। एक दिव्यांग शख्स घर से बाहर निकल नहीं पाया, जिसकी झुलसकर मौत हो गई। हीटर की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सहारनपुर में प्रिंसिपल की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर में प्रिंसिपल की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि झगड़ा होने पर महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिंसिपल की हत्या करवा दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अस्पताल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौका रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पूरे अस्पताल में धुआं भर जाने से मरीजों में अफरा तफरी मच गई। यूपी के हापुड़ में बाइक चोरी की वारदात CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसके मुताबिक महज 19 सेकंड के अंदर चोर बाइक का लॉक तोड़कर बाइक को चोरी कर फरार हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुष्कर में नर्सरी से पौधे खरीदने आए एक लड़के का गले से पैसे चुराने का वीडियो सामने आया है। नर्सरी मालिक ने गले से करीब 50,000 की चोरी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रेमी से शादी करने के लिए महिला ने पति की हत्या का प्लान रचा। अभिनेता राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के समय ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहुल रॉय कारगिल में फिल्म LAC लिव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाजरा तोलने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग में किसान घायल हो गया। घटना के बाद गोली चलाने वाला युवक मौके से फरार हो गया। यूपी के बलिया में 2 लड़कों को अपनी मां और बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद यूपी के कई जिलों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। आरोप है कि राज्य के कई हिस्सों में शराब माफिया चोरी छिपे कानून को ताक पर रखकर देसी शराब बनाकर बेचते। उनमें एक जिला गोंडा भी है,
जहां के कुछ इलाकों में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने दबिश दी। सामने आई तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले खेतों के बीच में मौजूद अवैध शराब के एक ठिकाने पर पहुंचे और उन्होंने प्लास्टिक के कई ड्रमों में भरकर रखी गई हजारों लीटर शराब को बहा दिया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में चूल्हे पर तैयार की जा रही देसी शराब को भी कुछ पुलिस वालों ने नष्ट कर दिया। 2000 लीटर इसमें अवैध देसी शराब जो निष्कासित की जाती है वो बरामद की गई है। पुलिस ने ये भी बताया कि जिले के अलग अलग इलाकों में अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोप में 140 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। प्रयागराज में किन्नर समाज के लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पुलिस वालों के साथ इन लोगों ने भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत समझाने के लिए मोर्चा संभाला। और इसी कड़ी में किन्नर अखाड़ा से जुड़े कुछ लोग सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क की अहमियत समझाई। उन्होंने गाड़ियों से जा रहे लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी। इन लोगों ने लोगों को कोरोना से बचने और यातायात से जुड़ी जानकारी वाले पर्चे भी बांटे। इस अभियान में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर नंदगिरी भी शामिल हुए। कोरोना इतना चल रही है, इसके बचाव के लिए मास्क और हेलमेट के जन जागरण किया। कोरोना के साथ ही हादसे से लोग बचे रहें, इसके लिए भी उन्होंने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। पिछले 4 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के इस आंदोलन का सच क्या है? क्या वजह है कि किसान केंद्र के बनाए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं? क्या अन्नदाता के आक्रोश के पीछे सियासत है? इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं उन्हीं कृषि कानूनों में जिन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ किसान संगठनों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वालों की हालत पतली हो जाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को कई मायनों में फायदा होगा। भारतीय किसान यूनियन किसान संघ प्रदर्शन की जिद पर अड़े। बुराड़ी ग्राउंड जाने से किया इनकार। बुराड़ी ग्राउंड को कहा ओपन जेल। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग पर अड़े। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संघ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रविवार को किसान संघों ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। किसान नेताओं ने बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि बुराड़ी ग्राउंड नहीं बल्कि ओपन जेल है, लिहाजा वो बुराड़ी ग्राउंड में जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक भारत सरकार किसान संघों से 3 दौर की बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा सरकार ने किसान नेताओं को चौथी बार 3 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव भी दिया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों से हर स्तर पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, लिहाजा उन्हें आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहिए। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। भारत सरकार उनसे पहले 3 दौर मिलने का काम कर चुकी है और चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने के लिए हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया था, इसलिए वार्ता निरंतर जारी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदों के बारे में तफसील से समझाया।
पीएम मोदी ने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है और नए कृषि कानूनों की बदौलत अब किसानों को पहले की तुलना में नए अधिकार और नए अवसर मिले हैं। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। दरअसल मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई थी। ये तीनों विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित भी हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं। लेकिन कुछ किसान संगठनों का मानना है कि ये कानून खेती किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान शामिल हैं, जिससे ये जरूर साफ हो जाता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना कौन लगा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए जिन 3 कृषि कानूनों पर हंगामा बरपा है, उन कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेने वाली, बल्कि मोदी सरकार इन कानूनों के पास होने को एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है। मोदी सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में इन कानूनों को आजादी के बाद किसानों को एक नई आजादी देने वाला बताया। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं? क्या जानबूझकर किसानों को भड़काया जा रहा है? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि किसानों का डर क्या है और सरकार का तर्क क्या है। दरअसल किसानों को डर है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी। इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, कारोबार होता रहेगा। किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। किसान आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर उन्हें काबू किया जा सकेगा। इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार के इन नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वाला बदहाल हो जाएगा। लिहाजा किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज है। ये जो मांग है किसानों की, ये जायज मांग है।
मैं समर्थन करता हूँ। मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ, मेरे को मालूम है। किसान का बेटा हूँ मैं, नॉट एज ए पॉलिटिकल आदमी, किसान का बेटा के नाते से कहता हूँ कि उनकी मांग जायज़ है, उनमें अमेंड करके बात सुन के उनसे नेगोशिएट करके रास्ता निकालना चाहिए, सरकार को तुरंत निकालना चाहिए, और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन के लिए। कांग्रेस को किसानों के मामले में बोलने का, बिल के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है और किसानों को और देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये नए कृषि कानून लाइसेंस और परमिट राज से आजादी पाने में किसानों की मदद करेंगे, जिसमें किसानों की फसलों की कीमत से खेलने वाले बिचौलिए भी नहीं होंगे और किसानों को अपनी खेती और फसलों की बिक्री की आजादी होगी। तो शायद यही वजह है कि पीएम मोदी समेत पूरी मोदी सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को इस बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और भ्रम के जाल से बचाया जाए। पीएम मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी देव दिवाली के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। देव दिवाली के मौके पर काशी नगरी का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी भी इस पल के साक्षी बनेंगे। पूरी काशी को सजाया गया है। पीएम मोदी राजघाट पर दिया जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस बीच वाराणसी में गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। पीएम मोदी काशी में करीब 7 घंटे से रुकेंगे। इस बीच वो गंगा की लहरों से वाराणसी के चेत सिंह घाट पर लेजर शो का दीदार भी करेंगे। नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं काफी लंबे अरसे बाद। बहुत सारे कार्यक्रम है देव दीपावली पे। सर, किस तरह तैयारी है? प्रधानमंत्री जी बनारस के अंदर तो सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा कि बनारस इलाहाबाद जो 4 लेन से 6 लेन हुआ उसका लोकार्पण करेंगे, और फिर जो विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे, और जो देव दिवाली ये देश और दुनिया में जिस की प्रसिद्धि है, तो प्रथम दीप जलाएंगे राजघाट, और वहाँ से फिर रविदास घाट तक दीप दर्शन करेंगे, और अंतिम कार्यक्रम का सारनाथ में होगा जहाँ लाइट और साउंड देखेंगे, और फिर वापस दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां हम मौजूद हैं, ये राजा तालाब का वो मैदान है जहां पर लगभग 5000 लोगों की सभा भी होगी। आप मंच देख सकते हैं। इसी मंच पर प्रधानमंत्री अब संबोधन करेंगे, देश के लोगों को संबोधन करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे। बाकायदा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही 73 किलोमीटर लंबे 2447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी और प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन का जो चौड़ीकरण का लोकार्पण है वो भी यहीं पर प्रधानमंत्री करेंगे। और बाकायदा जो एसपीजी का घेरा है वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद होगा। हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है, क्योंकि एक लंबे अरसे कोरोना काल के पहले प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हुआ था और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लिहाजा वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। देव दीपावली के अवसर पर शाम को वो जहाँ लेजर शो देखेंगे, तो वहीं पूरी काशी को गंगा नदी के माध्यम से निहारेंगे, सारनाथ जाएंगे और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो इसी मैदान पर होगा। अगर आप पीछे देखें तो पूरी जो कुर्सियां हैं, बड़ा पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल ये लगाया गया और यहीं पूरी तैयारियां की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग जो दोपहर के बाद का कार्यक्रम है, यहाँ पर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो तैयारियां, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मैं काशी आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। काशी के 84 घाट पर 15 लाख दिए जलेंगे और क्रूज में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी काशी को निहारेंगे। घाट के पीछे आप देख सकते हैं जल जो गंगा नदी है, इसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम है। चेत सिंह घाट है, यहाँ पर बाकायदा लेजर शो होगा। सभी घाटों को विधिवत सजाया गया और राजघाट से लेकर 80 घाट तक आपको 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलेंगे। और अगर पीछे की तस्वीर देखें तो भगवान नटराज आपको सीधे तौर पर दिखाई
देंगे। जो पूर्वी इलाका है गंगा नदी का, आप देखिए वहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जो उसका आनंद लेते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं काशी को बिल्कुल सजाया जा रहा है। घाट के दोनों तरफ, जिस तरफ वाराणसी के घाट बने हैं जहां दिए जलेंगे, जिस तरफ गंगा नदी का दूसरा छोर है, लाइटिंग की व्यवस्था भी आप देखिए, बाकायदा खंभे लगाए गए हैं। अभी रात होते ही ये लाइटें जल जाएंगी। इंतजार होगा सिर्फ प्रधानमंत्री का, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक लगातार काशी को नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री के लिए काफी लंबे अरसे के बाद चूंकि वाराणसी आ रहे हैं, तो लिहाजा काशी को एक अलग रूप में वो देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जनसभा भी करेंगे, इसके साथ सारनाथ भी जाएंगे, लेजर शो भी देखेंगे इसी चेत सिंह घाट पर जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, और राजघाट पर जाएंगे जहां देव दीपावली का आनंद लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को एक बड़ी सौगात देंगे। 2447 करोड़ की 6 लेन वाराणसी इलाहाबाद जो मार्ग है वो उसका उद्घाटन करेंगे। और ये वही सड़क है जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही। बाकायदा 5 बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर इस पर हैं, 3 फ्लाईओवर छोटे हैं और 10 वाहन अंडरपास यहाँ बनाए गए और पैदल 12 अंडरपास बनाए गए हैं। बाकायदा इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं की तरफ से ये बटन दबाया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से, और इस 73 किलोमीटर लंबे 6 लेन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से वाराणसी के लोगों को दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 वाराणसी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तो कई सड़कें बर्फ के नीचे गुम हो गई। उनमें एक मुगल रोड भी है जिस पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई। सामने आई एक तस्वीर में मशीनों के जरिए मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश की गई। सड़क से बर्फ को हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों के अलावा एक खास मशीन भी लगाई गई जो सड़क से बर्फ को काटकर बाहर फेंकती दिखी। कई घंटों की मेहनत के बाद इस काम में जुटी टीम को बंद पड़ी मुगल रोड की एक बड़े हिस्से को खोलने में कामयाबी मिल गई। हिमाचल के कुल्लू में तो बर्फ की चट्टानों के खिसकने से 120 से ज्यादा भेड़ और बकरियां उसके नीचे दब गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। बताया गया कि मणिकर्ण घाटी से ग्लेशियर के टूटकर गिरने से यह हादसा हुआ। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी घटना वाली जगह पहुंची और बचाव के काम में जुट गई। इजराइल की जॉर्डन घाटी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां ट्रक पर चढ़ाते वक्त सेना का एक टैंक गिरकर पलट गया। यह हादसा वहां के एक फौजी अड्डे का बताया गया, जहां इस टैंक को ट्रक के ऊपर लादा जा रहा था, लेकिन ट्रक पर चढ़ने के बाद टैंक बेकाबू हो गया और सीधा जमीन पर जा गिरा। इससे पहले एक सैनिक ट्रक के ऊपर खड़े होकर टैंक के ड्राइवर को निर्देश देता दिखा। उसके निर्देशों के हिसाब से ड्राइवर टैंक को लेकर आगे बढ़ने लगा और उसे ट्रक के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन रफ्तार ज्यादा होने की वजह से टैंक बेकाबू हो गया और वो ट्रक पर चढ़ने के बाद भी नहीं रुका। देखते ही देखते वो भारी भरकम टैंक जमीन पर आ गिरा और पलट गया। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद दूसरे जवान तेजी से टैंक की तरफ दौड़े, लेकिन इंजन चालू होने की वजह से कोई उसके पास नहीं गया। हालांकि हादसे में ड्राइवर को खास चोट नहीं आई और उसने वक्त रहते टैंक का इंजन बंद कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद जवानों ने उसे निकालने की कोशिश शुरू की। यूपी के बहराइच से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें बीच बाजार 2 सांड एक दूसरे से भिड़ गए। सांडों की लड़ाई से सड़क से गुजर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, क्योंकि दोनों सांड सड़क पर बुरी तरह से लड़ रहे थे। बीच सड़क पर 2 सांडों के बीच हो रही लड़ाई ने आसपास के लोगों को दहशत से भर दिया। कई लोग जान बचाने के लिए छिपते दिखाई दिए, जबकि एक आदमी लाठी लेकर सांडों के करीब पहुंच गया और दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, दोनों सांडों को अलग करने के लिए उन पर पानी भी फेंका गया, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया। लोगों के हाथ पांव तब और फूल गए जब एक सांड दूसरे सांड को धक्का देते हुए एक दुकान के सामने गिर गया और फिर उसे मारने लगा। इस बीच दोनों की लड़ाई में एक गाड़ी का अगला हिस्सा भी चपेट में आ गया। इसके बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। सड़क पर दोनों एक दूसरे पर वार करने के लिए काफी देर तक उलझे रहे, जिसमें कई मोटरसाइकिल भी गिर गई। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग ने लोगों को दहशत से भर दिया। बताया गया कि राज्य के अलग अलग इलाकों में आग भड़की है।
जिसकी कुछ तस्वीरें न्यू साउथ वेल्स के नॉर्थ मेड शहर से सामने आईं। वहां आग फैलते फैलते रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई। जंगल के पास बने मकान भी लपटों से बच नहीं सके और उनसे धुआं उठता नजर आया। हालांकि वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पूरी मुस्तैदी से हालात संभालने में जुटी दिखीं। लपटों को शांत करने के लिए हेलीकॉप्टर लपटों पर आग बुझाने वाला केमिकल डालते नजर आए। तेजी से फैल रही आग को लेकर लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दी गई। What we're seeing this weekend is pretty consistent with what we potentially will see over the course of this fire season. मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया कि जंगलों की आग के असर से कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। यूपी के कानपुर में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। ये घटना 4 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ। दबंग कुछ लोगों पर हथियारों से हमला करते नजर आए। इससे पहले दबंगों और उनके बीच सड़क पर काफी देर तक बहसबाजी होती रही। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला बीच बचाव भी करती नजर आई, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों दबंग वहां हथियार लेकर पहुंच गए और फिर उन लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। यूरोप के देश इटली में तूफान और बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान और भारी बारिश के बाद वहाँ के कई इलाकों में बाढ़ आ गई और उसका पानी सैलाब बनकर सड़कों पर बहने लगा। इटली के सार्डिनिया से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो गलियों के बीच कोई नदी बह रही हो। हालांकि इस बीच वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें भी जुटी नजर आईं। लोगों की मदद के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जगह जगह मौजूद रहीं। बाढ़ की वजह से कई सड़कों को भी नुकसान हुआ और जगह जगह गाड़ियां फंस गयीं। वहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी दिखा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपने ही घर में बुरी तरह से लाचार नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि आईएसआई खुद उनके हर कदम की निगरानी करती है और उनके हर फोन कॉल को टेप करती है। एक न्यूज शो में इमरान खान ने आईएसआई पर ये आरोप लगाए हैं। दरअसल आईएसआई पर आरोप लगाने के कुछ ही देर पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा के साथ आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया था, लेकिन इस दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि अपनी कुर्सी जाने की बौखलाहट में इमरान बेचैन हो रहे हैं। कोरोना वायरस से हर जगह हर तरह के लोग परेशान हैं। कोई बीमार है तो किसी को मास्क की वजह से दिक्कत है, तो कोई यात्रा नहीं कर पा रहा है। कोरोना की वजह से दिन ब दिन अड़चनें बढ़ती जा रही हैं। इन सब का इलाज हो सकती है कोरोना वैक्सीन, जो बहुत सारे देश बनाने की कोशिश में है। भारत में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी प्रगति देखने खुद पीएम ने 3 शहरों का दौरा किया। उसी वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर दावा है कि कोरोना वैक्सीन भारत में लॉन्च हो चुकी है। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है और जल्द ही ये वैक्सीन हम लोगों तक पहुंचने वाली है। बस एक काम करना है, ऐप पर नाम, पता और नंबर डालना है। वैक्सीन आप तक पहुंचा दी जाएगी। ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और इस दावे पर सोशल मीडिया फूले नहीं समा रहा। मैसेज शेयर पर शेयर किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक तो छोड़िए, ट्विटर पर भी इसके बारे में चर्चा है। जो मैसेज शेयर किया जा रहा है वो भी देखिए। दावा किया गया है कोरोना वैक्सीन भारत में लॉन्च हो चुकी है। अपना नंबर तुरंत रजिस्टर करें और वैक्सीन के लिए अप्लाई करें। वैक्सीन ऐप को डाउनलोड करें और अप्लाई करें। वायरल मैसेज के साथ एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस मैसेज में लिखा हुआ है कोरोना वैक्सीन लॉन्च्ड इन इंडिया, रजिस्टर योर नंबर नाउ एंड अप्लाई फॉर वैक्सीन टुडे, डाउनलोड वैक्सीन ऐप एंड अप्लाई नाउ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो मैसेज है और मैसेज के नीचे एक लिंक है। यहाँ पर मैं अब इस लिंक पर अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तो ये ओपन होगा। लिंक पर क्लिक करने पर एक APK फाइल खुलती है जिसे डाउनलोड करने को कहा जाता है। लेकिन सवाल है, क्या भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है और वैक्सीन पहुंचाने के लिए वेबसाइट और ऐप डाउनलोड करने के निर्देश हैं? सबसे अहम सवाल, क्या ऐसे किसी अनजान वेबसाइट पर क्लिक करना भी चाहिए और वेबसाइट से आई फाइल को डाउनलोड करना चाहिए? इतनी अहम जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों तक क्यों पहुंच रही है?
मैसेज पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले उसकी अच्छी तरह पड़ताल करनी जरूरी है। क्योंकि ये भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है, इसलिए हम भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर गए। इंटरनेट पर पड़ताल करने पर हमें स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसे किसी ऐप की जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद हमने साइबर एक्सपर्ट से संपर्क किया और पूछा ये क्या हो रहा है। कि ये एक फिशिंग प्रकार का प्रकरण है, जाल बिछाया जाता है, जो मछली आके फंस जाए वो शिकार हो जाती है साइबर क्राइम की। और क्योंकि इन साइबर क्रिमिनल्स को मालूम होता है कि बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लोगों को पता लग जाएगा, तो वो शुरुआती दौर पर जितने ज़्यादा जाल में लोग फंस जाएं उन्हीं पर टारगेट करते हैं और एकदम उसके बाद वेबसाइट को बंद कर देते हैं। अरे हाँ, सच में ये वेबसाइट तो गायब ही हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले तो खुल रही थी लेकिन अब खुलती नहीं है। आप जाते हैं तो एरर आता है कि दिस वेबसाइट कैन नॉट बी ओपन। ये संकेत है कि ये वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, फ्रॉडुलेंट है। उसका कारण ये है कि अधिकांश तौर पर अगर वेबसाइट जेन्युइन होती तो लगातार चल रही होती। साफ है, ऐसी किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैसेज की सच्चाई क्या है? हमने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आने वाले वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे से बात की और पूछा कि क्या सच में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए भारत सरकार कोई खास ऐप लॉन्च करने वाली है। ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उन लोगों ने एक काम शुरू किया है जो उसमें ऐसी ऐप तैयार करने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये ऐप अवेलेबल हो जाएगा। यानी भारत सरकार ऐप लॉन्च कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐप लॉन्च नहीं किया गया, ना ही कोई वैक्सीन आई है। हमें ये ध्यान रखना है कि अभी तक कोरोना के खिलाफ कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी है। इस पर हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करने वाले लोग हैं, वो तेजी से काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो इस वायरल मैसेज का क्या जवाब दिया भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने, जिन्होंने ट्वीट कर इस खबर को खारिज कर दिया। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर यह दावा किया जा रहा है कि भारत में एक कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है और लोगों को वैक्सीन ऐप डाउनलोड कर इसके लिए पंजीकरण कराना होगा। ये दावा गलत है। देश में अभी तक कोई कोरोना वैक्सीन लॉन्च नहीं की गई है। कोरोना की वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया में झूठे दावे और झूठी वेबसाइट से लोगों को बच के रहने की जरूरत है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में भले ही जो वादे किए जाएं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, सरकार द्वारा अधिकृत तौर पर इसका लोगों को जानकारी दी जाएगी और न सिर्फ बिहार बल्कि देश के सभी राज्यों में जो भी लोग जरूरी हैं उनको कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की अपील है कि आप ऐसे किसी फर्जीवाड़े के चक्कर में ना आएं। ऐसी वेबसाइट पर न तो अपनी कोई निजी जानकारी दें, ना ही कोई पैसे का लेन देन करें। सरकार अपनी किसी भी योजना का प्रचार करती है तो उसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर जरूर दी जाती है। इस तरह के लिंक और मैसेज से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहां पिछले कुछ महीनों से राजशाही हटाकर लोकतंत्र बहाल करने की मांग पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और अपनी इस मांग के लिए सैकड़ों नौजवान फिर से राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन के लिए भीड़भाड़ वाले एक इलाके को चुना और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया। वहां कुछ दिन पहले ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले लोगों के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, जिसका खूब विरोध भी हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान भी लोगों ने ये मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। बिहार के जहानाबाद में कबाड़ की एक दुकान में भीषण आग लग गई। बिहार के जहानाबाद में कबाड़ की एक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से 2 यात्रियों को 29 किलो चांदी और 34 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक आदमी बिजली के टॉवर पर चढ़ गया, जिसे घंटे भर की मशक्कत के बाद टॉवर से उतारा जा सका।
पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी 3 कंपनियों की टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। यूपी के आगरा में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ धरना दिया। बहरीन ग्रैंड प्री में रेस के समय फ्रांस के फॉर्मूला 1 रेसर की कार रेसिंग ट्रैक के किनारे बने बैरियर से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। हालांकि वो किसी तरह इस हादसे में बच गए। अमेरिका से सूअर का मीट आयात करने के फैसले पर ताइवान की संसद में जमकर हंगामा हुआ। वहां सांसदों को सरकार के इस फैसले से जुड़ी जानकारी दी जानी थी, लेकिन अमेरिका से मीट मंगवाने का विरोध कर रहे विपक्षी सांसद बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने स्पीकर की मेज के आगे मीट के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए। विपक्षी सांसदों की यह हरकत देख सत्ता पक्ष के सांसद भी उनसे भिड़ गए, जिसके बाद सदन कुश्ती के अखाड़े में बदल गया। 2 सांसद तो फर्श पर ही एक दूसरे को पटखनी देने लगे, जबकि कुछ दूसरे आपस में मुक्केबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां जमकर लात घूंसे चले और एक दूसरे के बाल खींचे गए। बवाल के बीच कई महिला सांसद भी एक दूसरे से जूझती दिखाई दी। पूरा फर्श मांस के टुकड़ों से सन गया। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद किसी तरह सांसदों को शांत कराया गया और सदन की सफाई शुरू की गई। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले एक सरकारी बस को रोककर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। लेकिन इसके बावजूद उनका गुस्सा कम नहीं हुआ और इसके बाद वो लोहे के पाइप से उस पर हमला करने लगे। उन लोगों ने वहां के नेशनल पैलेस के बाहर भी खूब बवाल किया और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो सुरक्षा बल से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वहां हाल में पेश हुए बजट की भी आलोचना की, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कटौती का ऐलान किया गया था। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जो हाथों में झंडे लेकर सुबह से नेशनल पैलेस के बाहर जमा हो गए। हालांकि दिन चढ़ते चढ़ते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया।